नमस्ते दोस्तों। कहते हैं बजट बनाना ये बताने का एक तरीका है कि आपका पैसा कहाँ जाए, बजाय इसके कि आप सोचें कि ये कहाँ गया। बिल्कुल। और ये बात जितनी एक घर पर लागू होती है उतनी ही एक देश पर भी। आज हम भारत सरकार के 2026-27 के बजट की गहराई से पड़ताल करेंगे। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देश की आकांक्षाओं का, आपके और हमारे भविष्य का एक तरह से रोडमैप है। सही कहा आपने। हमारे पास सरकार के दो मुख्य दस्तावेज हैं। एक है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो सरकार की पूरी बैलेंस शीट जैसा है। हाँ। और दूसरा है बजट की मुख्य विशेषताएं, जो इस बजट के पीछे की सोच और विजन को बताता है। और हमारा मिशन है इन भारी भरकम दस्तावेजों को एकदम आसान बनाना। हाँ, हम समझेंगे कि सरकार का पैसा आता कहाँ से है, जाता कहाँ है, और सबसे जरूरी बात, इसका हमारी और आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है? हम सब वो पाई चार्ट तो देखते हैं, रुपया कहाँ से आता है, पर उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? चलिए इसे एकदम सिंपल बनाते हैं। इसे समझने के लिए सरकार की 3 मुख्य तिजोरियों को जानना जरूरी है। सरकारी भाषा में इन्हें फंड्स कहते हैं। 3 तिजोरियां? हाँ। पहली और सबसे बड़ी तिजोरी है समेकित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में ये क्या है? इसे आप ऐसे समझिए कि ये सरकार का मेन सैलरी अकाउंट है। ओके। देश का सारा टैक्स रेवेन्यू, सरकार जो भी लोन लेती है, सरकारी कंपनियों से जो भी प्रॉफिट आता है, सब कुछ इसी में? सब कुछ इसी एक अकाउंट में जमा होता है। और सबसे मजेदार बात, संसद की मंजूरी के बिना इसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता। अरे वाह, मतलब ये देश की मुख्य तिजोरी है जिस पर संसद का ताला लगा है। ठीक है, और दूसरी? दूसरी है आकस्मिकता निधि या कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इमरजेंसी फंड जैसा कुछ? बिल्कुल। ये देश का इमरजेंसी फंड है जो सीधे राष्ट्रपति के अधीन होता है। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई, कोई और आपदा आ गई, तो तुरंत मदद के लिए पैसा यहीं से निकलता है। इट्स द ब्रेक क्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी फंड। समझ गया। और तीसरी वाली? तीसरी है लोक खाता या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या? इस खाते में जो पैसा है वो सरकार का है ही नहीं। सरकार का नहीं है तो फिर किसका है? ये हम और आप जैसे लोगों का पैसा है। अच्छा। जिसे सरकार एक बैंकर की तरह अपने पास रखती है। जैसे हम सबका प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा, या पोस्ट ऑफिस में जमा की गई छोटी बचत योजनाएं। सरकार इस पैसे की ट्रस्टी है, मालिक नहीं। मतलब उसे ये पैसा ब्याज के साथ लौटाना होता है? एग्जैक्टली। अरे वाह, ये तो बहुत साफ तरीके से समझ आ गया। इससे हम एक परिवार के बजट से भी जोड़ सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। वो गुल्लक जिसे बुरे वक्त के लिए अलग रखा है, और लोक खाता वो आपकी सोसाइटी की कमेटी के पैसे की तरह है, जो आपके पास रखे तो हैं पर आपके है नहीं। हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। अब अगर कमाई के स्रोतों पर आएं तो 2026-27 के बजट अनुमानों के अनुसार टैक्स रेवेन्यू ही सबसे बड़ा हिस्सा है। यानी हमारा और आपका दिया हुआ टैक्स। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आ रहा है? कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कॉरपोरेशन टैक्स यानी कंपनियों के मुनाफे पर जो टैक्स लगता है वो करीब 12,31,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 8% ज्यादा है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सरकार को उम्मीद है कि कॉर्पोरेट इंडिया की कमाई बढ़ेगी और ये इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और इनकम टैक्स जो हम जैसे सैलरी वाले लोग देते हैं? वो कॉर्पोरेट टैक्स से भी ज्यादा है। लोगों की आय पर लगने वाले टैक्स से सरकार को करीब 13,92,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। और जीएसटी का क्या? वो तो आजकल हर चीज पर लगता है। बिल्कुल। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से सरकार को लगभग 10,24,505 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। तो साफ है कि सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया हम लोगों और कंपनियों का दिया टैक्स ही है। तो ये तो समझ आ गया कि सरकार की तिजोरी भरती कैसे है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारे दिए हुए पैसों को सरकार खर्च कहाँ करती है? क्या ये पैसा सही जगह लग रहा है? ये किसी भी बजट का सबसे जरूरी हिस्सा है कि पैसा जाता कहाँ है। देखिए, खर्च को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। ओके। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम शॉर्ट में कैपेक्स भी कहते हैं। रेवेन्यू और कैपिटल, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप घर के रोजमर्रा के खर्चों की तरह समझिए। जैसे? स्कूल फीस, सरकार के लिए ये खर्चे हैं। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, सब्सिडी और सबसे बड़ा, पुराने लोन्स पर ब्याज चुकाना। मतलब ये वो खर्चे हैं जिनसे कोई लॉन्ग टर्म संपत्ति अब एसेट नहीं बनता। बिल्कुल। ये देश को चलाने का खर्चा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर? वो घर खरीदने या नई गाड़ी लेने जैसा है। ये एक निवेश है जिससे भविष्य में फायदा होगा। जैसे सरकार जब नए हाईवे, स्कूल, अस्पताल, पोर्ट्स बनाती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मतलब ये देश को बनाने का खर्चा है। सही पकड़ा। ये देश की संपत्ति को बढ़ाता है और भविष्य में ग्रोथ पैदा करता है। लेकिन अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमारा ज्यादातर पैसा तो सैलरी और ब्याज चुकाने जैसे रेवेन्यू खर्चों में ही चला जाता है। क्या इस बजट में इस ट्रेंड को बदलने की कोई ठोस कोशिश दिखती है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही किसी भी इकोनॉमी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एक अच्छी अर्थव्यवस्था की निशानी यही होती है कि कैपेक्स लगातार बढ़ता रहे। तो इस बार क्या हो रहा है? इस बजट में सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काफी जोर दिया है।
अब अगर हम देखें कि पैसा किन बड़ी योजनाओं में जा रहा है, तो शिक्षा एक बड़ी प्राथमिकता दिखती है। शिक्षा में कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है? स्कूली शिक्षा के लिए जो समग्र शिक्षा अभियान है, उसके लिए 42,100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्कूलों में बच्चों के मिड डे मील वाली योजना, जिसे अब पीएम पोषण कहते हैं, हाँ, उसके लिए 12,750 करोड़ का प्राविधान है। मैं खर्चों की लिस्ट देख रहा था तो एक नंबर पे मेरी नजर अटक गई। अंतरिक्ष अनुसंधान यानी स्पेस रिसर्च के लिए करीब 7,173 करोड़। एक तरफ हम गरीबी और शिक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्पेस मिशन पे इतना खर्च। क्या ये प्राथमिकता सही है? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, स्पेस रिसर्च सिर्फ रॉकेट उड़ाना नहीं है। तो फिर क्या है? आज हमारा मौसम का पूर्वानुमान, हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हमारे फोन का जीपीएस, ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी की देन है। यह एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न कई गुना होकर इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को मिलता है। इट्स अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी। ये एक दिलचस्प पर्सपेक्टिव है। और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ है? हाँ, कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए 3,861 करोड़ रुपए है। और मेक इन इंडिया को पुश देने के लिए, जैसे ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए जो पीएलआई स्कीम है, हाँ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसके लिए 5,940 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये तो हुई हिसाब किताब की बात। पर हर बजट के पीछे एक बड़ी सोच, एक फिलॉसफी होती है। इस बार की वो बड़ी तस्वीर क्या है? इस बजट का केंद्रीय विचार है विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बड़े बड़े लक्ष्य तो रखने हैं, देश को 2047 तक विकसित बनाना है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे। एम्बिशन और इंक्लूजन के बीच एक संतुलन। दस्तावेज में सरकार के 3 कर्तव्य या संकल्प का भी जिक्र है। हाँ, और वो इस विजन को एक्शन में बदलते हैं। पहला कर्तव्य है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी। दूसरा कर्तव्य है लोगों की क्षमता का निर्माण करना, यानी अच्छी शिक्षा और स्किल देना, और तीसरा कर्तव्य है यह सुनिश्चित करना कि हर परिवार और समुदाय तक संसाधन और अवसर पहुंचे। इसी सिलसिले में बजट में एक लाइन है जो मेरा ध्यान खींच रही है। रिफॉर्म ओवर रेटोरिक, पीपल ओवर पॉपुलिज्म। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? यह लाइन सरकार के अप्रोच को दिखाती है। इसका मतलब है कि फोकस सिर्फ नारों पर नहीं, बल्कि ऐसे ठोस सुधारों पर है जिनसे लॉन्ग टर्म में फायदा हो। और पीपल ओवर पॉपुलिज्म मतलब ऐसी नीतियां बनाना जिनसे वाकई लोगों का भला हो, न कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं की जाएं। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं इस बजट से? बिल्कुल। देखिए, सरकार चाहती तो मेरा मतलब है कि वो किसानों के लिए कोई बड़ी लोन माफी या लोगों को सीधे कैश देने की स्कीम अनाउंस कर सकती थी। हाँ, वो एक क्लासिक पॉपुलिस्ट यानी लोक लुभावन कदम होता। बिल्कुल। लेकिन उसकी जगह उन्होंने क्या किया? उन्होंने एमएसएमईज के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को मजबूत किया या इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैपेक्स बढ़ाया। ये रिफॉर्म्स हैं। अच्छा, इनका असर धीरे धीरे दिखता है, लेकिन ये इकोनॉमी की नींव को मजबूत करते हैं। ये रिटोरिक नहीं, रिफॉर्म है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो हर कोई पूछना चाहता है। इस बजट से आम नागरिक, एक छोटे व्यापारी या एक स्टूडेंट को क्या मिला? बिल्कुल। चलिए इसे अलग अलग समूहों के लिए देखते हैं। सबसे पहले एमएसएमईज यानी छोटे और मध्यम व्यवसाय, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके लिए क्या है? उनके लिए एक 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड स्थापित किया गया है। 10,000 करोड़ का फंड सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये एमएसएमईज की जो क्रेडिट यानी लोन मिलने की असल समस्या है उसे सुलझा पाएगा? क्या ये पैसा उन तक पहुंच भी पाएगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। फंड बनाना पहला कदम है, लेकिन उसका इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सबसे जरूरी है। इसी के साथ एक और बहुत जरूरी कदम उठाया गया है, टी-रैट्स प्लेटफॉर्म को सरकारी कंपनियों से खरीदारी के लिए अनिवार्य बनाना। टी-रैट्स प्लेटफॉर्म ये क्या है? टी-रैट्स का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। आसान भाषा में ये एक ऑनलाइन बाजार है जहां छोटे सप्लायर्स अपने बिल डिस्काउंट पर बेचकर तुरंत पैसा ले सकते हैं। अच्छा, तो अब उन्हें पेमेंट के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा? नहीं, सरकारी कंपनियों से उन्हें पेमेंट जल्दी मिलेगी। ये एमएसएमईज के लिए वर्किंग कैपिटल की समस्या का एक बहुत बड़ा समाधान है। ये वाकई एक बड़ी राहत है। अब युवाओं और छात्रों की बात करते हैं, उनके लिए क्या खास है? युवाओं के लिए एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सोच दिख रही है। पीएम श्री स्कूल योजना के लिए 7,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे मजेदार पहल है वो है 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी लैब्स की स्थापना। एवीजीसी मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। एग्जैक्टली। आज गेमिंग इंडस्ट्री बॉलीवुड की मूवी इंडस्ट्री से बड़ी हो चुकी है। ये भविष्य का बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें स्किल्ड लोगों की जबरदस्त डिमांड है। तो ये लैब्स हमारे युवाओं को इस ग्लोबल इंडस्ट्री के लिए तैयार करेंगे। बिल्कुल। ये भारत को सिर्फ कंटेंट कंज्यूमर से कंटेंट क्रिएटर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शानदार। अब बात करते हैं हम जैसे शहरी निवासियों की। हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नया है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फोकस है। देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम शुरू होगा। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे मुंबई पुणे, दिल्ली वाराणसी। ये सुनने में तो बहुत एम्बिशियस लगता है, पर क्या ये वाकई देश की तस्वीर बदल सकता है? इसका असर बहुत बड़ा है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं,
ये इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं। सोचिए, जब मुंबई और पुणे के बीच का सफर 1 घंटे से कम हो जाएगा तो ये 2 शहर एक तरह से जुड़वां शहर बन जाएंगे। बिल्कुल, कोई पुणे में रहकर मुंबई में काम कर सकेगा। इससे टियर 2 शहरों में बिजनेस के नए अवसर पैदा होंगे और बड़े शहरों पर आबादी का बोझ कम होगा। दिस इज अबाउट क्रिएटिंग न्यू इकोनॉमिक हब्स। और आखिर में टैक्स की बात। हर कोई जानना चाहता है कि क्या टैक्स में कोई राहत मिली है। देखिए, इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं है, अच्छा, लेकिन कुछ खास राहतें जरूर दी गई हैं। जैसे अगर कोई विदेश घूमने के लिए टूर पैकेज खरीदता है तो उस पर लगने वाला TCS हाँ, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसे 20% से घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। 20% से 2%। ये तो बहुत बड़ी कटौती है। बिल्कुल। मेरे एक दोस्त है जो एक छोटी ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, उनका कहना था कि 20% TCS की वजह से उनके कई ग्राहक बुकिंग कैंसिल कर रहे थे। तो अब उनके जैसे बिजनेस को दोबारा पटरी पर आने में मदद मिलेगी। हाँ, और आम टूरिस्ट के लिए भी बड़ी राहत है। और कोई राहत? एक और बहुत मानवीय घोषणा है। मोटर दुर्घटना क्लेम में जो मुआवजा मिलता है उस पर मिले ब्याज को अब इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट दे दी गई है। ये तो बहुत जरूरी था। पहले इस ब्याज पर भी टैक्स लगता था। हाँ, जो पीड़ित परिवारों के लिए एक और बोझ था। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी कदम है। तो कुल मिलाकर ये बजट भविष्य के लिए बड़े निवेश जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी और वर्तमान की जरूरतों जैसे सामाजिक योजनाएं और MSME सपोर्ट के बीच एक संतुलन बनाने की एक गंभीर कोशिश करता है। सही कहा। इस पूरी चर्चा का सार यह है कि बजट सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये देश की प्राथमिकताओं का आईना है। It tells us where we are headed as a nation. इसे समझना, इस पर सवाल पूछना और चर्चा करना भी एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमारा एक कर्तव्य है। बहुत खूब कहा। आज की बातचीत के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ रहे हैं। जरूर। इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और कृषि तीनों पर जोर है। अगर आपको इन संसाधनों का इस्तेमाल करके अगले दशक के लिए भारत का एक नया चैंपियन सेक्टर चुनना हो तो वो कौन सा होगा और क्यों? बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या वो AVGC जैसी क्रिएटिव इंडस्ट्री होगी, हाई स्पीड रेल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, या कुछ और? सोचिएगा जरूर।